हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विपिन सर आप लोगों का फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आपको मैं फिर से एक बार ले चलता हूं वीडियो अपने, जो कि आपका ये वीडियो बायोलॉजी सब्जेक्ट पर है और चैप्टर समष्टि एवं जीव है। इसी के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंस जो थे वो कवर करा रहे थे और उसी में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जिनको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक बार फिर से, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, लो स्टूडेंट्स, तो अगर आप आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो अनअकैडमी आप सभी लेकर आए स्टूडेंट एक्सीलेंस फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022 करंट क्लास 11th स्टूडेंट्स, 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट इंडिया टॉप एजुकेटर्स जैसे मनोज चौहान सर हैं, पीयूष माहेश्वरी सर हैं, ब्रजेश जिंदल सर हैं, ये इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं। बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप आगे देख सकते हो एज फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022 करेंट क्लास 11th स्टूडेंट्स, 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। यहाँ पर भी यही टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों, और ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ बच्चों स्पार्क 2.0 बैच भी अर्ली क्लास 11th एंड जेईई मेन एंड एडवांस स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 2023 में देने वाले हैं। ठीक है, और ये बैच बच्चों 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो बंसल क्लासेज हैं इंडियाज, मतलब आपने कोटा का नाम सुना होगा, कोटा के बंसल क्लासेज हैं, ये वहाँ के टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों। और MCQ 2.2 बैच भी आपका 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ओके, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको ये पेज शो होने लगेगा एज फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022। और 28 दिसंबर से जो शेड्यूलिंग है बच्चों आप यहाँ पर देख लेना पूरी, 28, 29, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर। और कैसे बच्चों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गेट सब्सक्रिप्शन पर बच्चों आप क्लिक करोगे, जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे बच्चों आपको ये पेज शो होने लगेगा। फिर आपको सिलेक्ट प्लस करना है बच्चों। जैसे आप सिलेक्ट प्लस करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मंथ का फीस 7,000 है, 3 मंथ का 17,500 है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर हैव अ रेफरल कोड में हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेज रेफरल कोड यूज करोगे, बिल्कुल भी गैप आपको नहीं देना है। स्मार्ट स्टडी क्लासेज, ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी क्लासेज जैसे ही बच्चों आप डालोगे और अप्लाई करोगे तो बच्चों आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको 1 महीने के लिए केवल 6300 रुपये पे करने हैं। उसी प्रकार से आपका 10% डिस्काउंट हर एक जगह कम हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन है मैनग्रोव वनस्पतियां क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए, और श्वसन मूल क्या है, इनके कार्य बताइए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं गाइस। ठीक है, तो इन क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार फिर से एक छोटा सा मैसेज आपको कि दोस्तों समय आपका धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो आपको प्रॉपर वीडियो देने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखा करिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए। ठीक है, और साथ में आपका एक कमेंट, आपके एक लाइक हमें क्या उत्साहित करता है अगले आने वाले वीडियो को और अच्छे से बनाने के लिए। तो गाइज, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बोर्ड का, तो जब बोर्ड का एग्ज़ाम आप देंगे तो उसके पहले ये सुनिश्चित होना चाहिए कि हमारी कितनी तैयारी है। ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, हर सब्जेक्ट का वीडियो एक बेहतर तरीके से आपको इस स्मार्ट स्टडी चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है गाइज। ठीक है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ करके, ठीक है, वीडियो को देख करके अच्छा से अच्छा स्कोर करें। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का इस चैनल पर यह प्रयास रहता है कि प्रॉपर और बेहतर तरीके से, ठीक है, किसी भी टॉपिक को क्लियर कराया जाए। अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम्स आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से अगले वीडियो मुझसे डिस्कशन किया जाएगा गाइस। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों के लिए ये मैसेज करना चाहता हूँ, ठीक है, कि अब आप बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि दिसंबर महीना बीत रहा है। बिना लेट किए हुए आप अपनी परीक्षा की तैयारी में पूर्ण रूप से लग जाएं। ठीक है, समय बहुत कम है और अभी भी आपके पास इतना वक्त है कि आप इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, 70+, 75+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसलिए आप अभी से लग जाइए। ठीक है, निराश मत होइए, बहुत समय है। देखिए, इस तरह से आप अपनी तैयारी के लिए एक रूपरेखा बना करके पर डे वीडियो को, हर सब्जेक्ट के वीडियो को ध्यान से देखें और देखकर नोट्स बनाएं और नोट्स बना के उसका प्रॉपर अध्ययन करेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो पर। आज के टॉपिक और आज के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है पहला,
वो है मैनग्रोव वनस्पतियाँ क्या हैं, इसके उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो मैनग्रोव वनस्पतियाँ क्या हैं, इन्हें उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, तो मैनग्रोव वनस्पतियाँ, जिसे इंग्लिश में तो मैनग्रोव कहते हैं, लेकिन हिंदी में सदाबहार समझ सकते हो। एवरग्रीन प्लांट क्या है, सदाबहार वनस्पतियाँ क्या हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर हम बताएंगे। ठीक है, कि सदाबहार वनस्पतियाँ क्या, मैनग्रोव, ये भी पेपर में आता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे एक विशेष मौसम आता है पतझड़। ठीक है, पत माने पत्तियाँ, झड़ माने झड़ जाना। ठीक है, जो फरवरी के लास्ट या मार्च में आता है लगभग। तो ऐसे मौसम में क्या होते हैं कि जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया, महुए का पेड़ हो गया, अन्य, ये अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, पूर्ण रूप से गिरा देते हैं और कुछ समय बाद नई पत्तियों का क्या करते हैं गाइस, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लांट तो ये हो गया। और कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते हैं, बल्कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके गिराते, थोड़ा नया, थोड़ा गिरा रहे, थोड़ा नया। इस तरह से क्या होता है, उनमें प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ऐसी पत्तियों को एवरग्रीन, सदाबहार, ठीक है, कहते हैं। सदाबहार मतलब जिसमें हर समय बहार रहे, हर समय पत्ते लगे रहे, तो उसी को हम सदाबहार वृक्ष अर्थात मैनग्रोव वनस्पतियाँ भी कहते हैं गाइस। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसको एग्जाम्पल को हम लिखेंगे और किस तरह से उस उदाहरण सहित हम पेश करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वे वह पौधे जिनमें समस्त पत्तियां पूरे वर्ष भर पौधे पर लगी होती हैं। ठीक है, पौधे पर लगी होती हैं तथा इनमें पत्ते एक साथ ना गिरकर बल्कि थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गिरती हैं और इसी दौरान इनमें नए पत्तियों का भी विकास होता है। ठीक है, नए पत्तियों का विकास होता है। तो इसे मैनग्रोव या इसे आप हिंदी में सदाबहार भी कहते हैं। ठीक है, सदाबहार वनस्पतियाँ भी कहते हैं। ठीक है, मैनग्रोव वनस्पतियाँ, सदाबहार वनस्पतियाँ भी कहते हैं। ये प्रायः पूरे विश्व में पाई जाती हैं, जिनमें अधिकतर छोटे व सजावटी पौधे होते हैं। ठीक है, छोटे व सजावटी पौधे होते हैं जो भारत में प्रायः सजावट के रूप में गमलों में भी लगाए जाते हैं। ठीक है, गमलों में भी क्या करते हैं, लगाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। आइए देखते हैं क्या है मैनग्रोव वनस्पतियाँ, अर्थात यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सदाबहार वनस्पतियाँ। ठीक है, मैनग्रोव वनस्पतियाँ अर्थात सदाबहार वनस्पतियाँ, ये आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि वे पौधे जिनमें समस्त पत्तियाँ पूरे वर्ष भर क्या होती हैं, पौधे पर लगी होती हैं गाइस, इसीलिए तो सदाबहार कहा जा रहा है। लोग कहते हैं ना कि सदाबहार है, एवरग्रीन है,
मतलब कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वही कह रहा है कि ऐसे पौधे जिनमें समस्त पत्तियां पूरे वर्ष भर पौधे पर क्या होती हैं गाइज, लगी होती हैं, तथा इनमें जो पत्तियां होती हैं या पत्ते होते हैं, ठीक है, एक साथ ना गिर करके थोड़ा थोड़ा करके गिरती हैं और इसी दौरान उनमें नए नए पत्तियों का विकास भी होता रहता है। ठीक है, तो इसे मैनग्रोव वनस्पतियां या सदाबहार वनस्पतियां भी कहते हैं। और ये पत्तियां, ये पौधे केवल एक देश में, एक कंट्री में ही ना हो करके आज पूरे विश्व में कई देशों में क्या हुई हैं, पाई जाती हैं, फैली हैं, जिनमें अधिकतर छोटे व सजावटी पौधे होते हैं। ठीक है, तो जो मैनग्रोव वनस्पतियाँ ज़्यादातर सजावटी और छोटे पौधे टाइप होते हैं और जो भारत में प्रायः, ठीक है, जो भारत में प्रायः सजावट के रूप में गमलों में भी लगाए जाते हैं। मतलब कुछ मैनग्रोव वनस्पतियां ऐसी भी होती हैं सदाबहार, जिन्हें भारत में तथा अन्य देशों में भी क्या है, सजावट के रूप में लोग अपने लॉन्स में, आंगन में गमले के रूप में भी लगाने का कार्य करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एवरग्रीन प्लांट कहते हैं, अर्थात मैनग्रोव वनस्पतियाँ कहते हैं गाइस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मैनग्रोव वनस्पति क्लियर हो गई। अब अगर हम उदाहरण की बात करें इसमें, ठीक है, अगर हम इसमें उदाहरण की बात करें तो एक पॉइंट यहाँ पर आप नोट करके पहले लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये प्रायः एक वर्षीय पौधे, ठीक है, एक वर्षीय तथा बहुवर्षीय, एक वर्षीय तथा बहुवर्षीय पौधे होते हैं, एक वर्षीय तथा बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ठीक है, जो एवरग्रीन प्लांट होते हैं वो कुछ एक वर्षीय होते हैं और कुछ बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है, अब उदाहरण अगर आपको देना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स देना है अगर आपको कि एवरग्रीन मैनग्रोव वनस्पतियों का एग्जाम्पल्स क्या है, तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे देवदार, चीड़, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देवदार वृक्ष सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, चीड़ वृक्ष, ठीक है, जैसे नींबू हो गया, कपूर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, देवदार वृक्ष, चीड़ वृक्ष, नींबू, देवदार। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, किसके, एवरग्रीन प्लांट के। ओके, तो ये क्लियर हो गया गाइज। तो ये भी टिप्पणी के रूप में आता है, तो आप इससे भी क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ताकि पेपर में अगर आए तो ये क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, अब इसी में और एग्जाम्पल एक है सनोबर, जैसे कहते हैं, एक प्लांट सनोबर आपका है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ये दो याद रखिए, बहुत है, देवदार और चीड़ का वृक्ष। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वसन मूल क्या है, इसके कार्य बताइए, ये भी पूछा गया है। श्वसन मूल क्या, रेस्पिरेटरी रूट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर सेंस लगाएंगे हम लोग गाइस, मूल मीन्स क्या होता है, जड़ होती है, और श्वसन माने श्वसन करना। ठीक है, प्रायः पौधों में जो श्वसन होता है वो पत्तियों में रंध्र के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी सिस्टम है जहाँ मूल द्वारा, मूल माने जड़ द्वारा श्वसन क्रिया होती है, और ये क्रिया सभी पौधों में नहीं होती है। ठीक है, सभी पौधों में नहीं होती है, केवल कुछ पौधों में होती है। तो आइए देखते हैं कहाँ पर और कैसे, किस पौधे में होती है। ठीक है, पहली चीज, ऐसा मूल जो श्वसन क्रिया का कार्य करता है उसे श्वसन मूल कहते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, कैसे लिखना है आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर उत्तर लिख के हेडिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, श्वसन मूल, श्वसन मूल मतलब कुछ पौधों में, कुछ पौधों की जड़ें, कुछ पौधों की जड़ें प्रकाशानुवर्ती होकर भूमि से ऊपर, ठीक है, भूमि से ऊपर या बाहर, ठीक है, खूंटी के रूप में विकसित हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, जिन्हें विकसित हो जाती हैं,
जिन्हें हम श्वसन मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम श्वसन मूल कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि कुछ पौधों की जड़ें, सभी पौधों में बेटा ऐसा नहीं होता है, सम इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं, कुछ ही ऐसे 1 2 4 हैं, ठीक है, जिनकी पौधों की जड़ें क्या है, जड़ हमेशा क्या होती है, अंडरग्राउंड होती है, जमीन के नीचे जाना चाहिए। लेकिन कुछ पौधों की जड़ें क्या हैं, ऊपर ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ठीक है, अर्थात प्रकाशानुवर्ती, मतलब प्रकाश की ओर, यानी भूमि के अंदर ना होकर भूमि के ऊपर, प्रकाशानुवर्ती होकर यानी प्रकाश की ओर क्या होती, भूमि से ऊपर या बाहर क्या होती हैं, खूंटी के रूप में विकसित हो जाती है। तो ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं, श्वसन मूल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से श्वसन, अभी बाई फिगर भी आपको समझा रहे हैं, श्वसन मूल कहते हैं। ठीक है, इनमें एक छिद्र होता है, इनमें एक छिद्र होता है, ठीक है, इनमें एक छिद्र होता है जिसे न्यूमेटोफोर कहते हैं, न्यूमेटोफोर कहते हैं, फोर कहते हैं। ठीक है, फोर कहते हैं। इसी छिद्र द्वारा, ठीक है, इसी न्यूमेटोफोर द्वारा, ठीक है, पौधे श्वसन करते हैं। ठीक है, पौधे श्वसन करते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, कार्य भी आपको मालूम, कार्य पूछ रहा था ना, कार्य भी हो गया और श्वसन मूल किसे कहते हैं ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ पौधों की जड़ें प्रकाशानुवर्ती होकर भूमि के अंदर न जाकर के क्या होती हैं, ऊपर की ओर बाहर खूंटी के रूप में आ जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, श्वसन मूल कहते हैं। और इसी जड़ में खूंटी में एक छिद्र होता है जिसे हम न्यूमेटोफोर कहते हैं। और इसी न्यूमेटोफोर की सहायता से वायुमंडल से ये पौधे क्या करते हैं, गैसों का विनिमय करके अपना श्वसन करते हैं। ठीक है, तो ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं, श्वसन मूल कहते हैं, रिस्पायरेटरी मूल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कैसे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जैसे कोई प्लांट मान लीजिए इस तरह से है, ये, ठीक है, ये कोई प्लांट है तो इसकी जड़ें अमूमन क्या होनी चाहिए, इस तरह से ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से ऐसे खूंटी के रूप में, ठीक है, इस तरह से ऐसे खूंटी के रूप में क्या होती हैं, निकली होती हैं। और इसी में एक ऐसे क्या होता है, छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूमेटोफोर कहते हैं। ठीक है, तो इनकी जड़ें क्या है, इसी प्लांट के आसपास क्या होती हैं, खूंटी के रूप में चारों ओर क्या होती हैं, डेवलप हो जाती हैं। और डेवलप होकर वायुमंडल से इसी जो छिद्र द्वारा, जो पॉइंट यहाँ आपको दिख रहा है छिद्र, इसी छिद्र द्वारा क्या करती हैं, श्वसन क्रिया को संपन्न करती हैं। इसीलिए इसे श्वसन मूल कहा जाता है। ठीक है, और ये पौधे प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के लवड़ी भूमि के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये पौधे प्रायः समुद्र किनारे, ठीक है, समुद्र किनारे दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है जूसिया, ठीक है, जूसिया पौधे, इनमें इस पौधे में भी क्या होता है कि ये श्वसन मूल पाई जाती है गाइस। ठीक है, तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ क्या हैं, श्वसन मूल क्या है, इसको भी मैंने क्लियर कर दिया, टिप्पणी के रूप में आपके यहाँ आता है। तो सभी गाइस नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा होगा आप लोगों ने। अब लगभग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको भी हम क्लियर कर रहे हैं कि निम्न पर टिप्पणी लिखो गाइज। पढ़ा है ए है पड़ाव स्तंभ। पड़ाव स्तंभ मीन्स फिल्लोक्लैट, अंग्रेजी में इसे फिल्लोक्लैट्स बोलते हैं। अभी आपको समझाएंगे, आपने देखा भी होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये चीज़ होता है। ठीक है, आपने देखा है इसे। और दूसरा है परभक्षण और जलोद्भिद पौधे। ये 3 और टॉपिक्स इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करके पूरे चैप्टर को लगभग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पड़ाव स्तंभ क्या है, फिल्लोक्लैट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा
नागफनी का पौधा आपने देखा है, ठीक है। अभी मैं पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था कि नागफनी के जो पौधे होते हैं उनका जो तना होता है गद्देदार, वो क्या होता है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे लगा होता है ना, तो वो संरचना को हम क्या कहते हैं, फिल्लोक्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिल्लोक्लेट्स कहते हैं, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि नागफनी के तने की जो संरचना है, ठीक है, व्यवस्थित संरचना है, क्रम है उस तने का, उसी को हम क्या कहते हैं, फिल्लोक्लेट्स कहते हैं, ठीक है। ये नागफनी में ही पाया जाता है, तो उसी को पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। या आप देवनागरी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो फिल्लोक्लेड, ठीक, ये लिख सकते हो फिल्लोक्लेड, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखोगे फिल्लोक्लेट्स में, इसमें लिखना क्या है आइए देखते हैं, ठीक है, कि प्रायः नागफनी का तना जल संग्रह के कारण, ठीक है, जल संग्रह के कारण मोटा व रसीला या रसदार कह सकते हो, रसीला हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, जिसके कारण इस पौधे को मरुस्थल या मरुस्थली स्थानों पर भी जीवित रहने में मदद मिलती है, ठीक है, जीवित रहने में मदद मिलती है। तो नागफनी के इस तने के व्यवस्थित रूप को पर्णाभ स्तंभ कहते हैं, ठीक है, पर्णाभ स्तंभ अर्थात फिल्लोक्लेड, ठीक है, फिल्लोक्लेड कहते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि नागफनी का तना कुछ इस तरह से ऐसे ही होता है, फिर यहाँ से भी ऐसे इस तरह से, फिर यहाँ से भी इस तरह से ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे, यहाँ से इस तरह से ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ही निकला होता है ऐसे ही करके, ठीक है। तो ये जो नागफनी आपने देखा होगा, जो गांव से बिलोंग करते हो नागफनी को देखे होंगे, ठीक है। इस तरह से जो नागफनी के तने की व्यवस्था है उसी को हम क्या कहते हैं, फिल्लोक्लेट्स कहते हैं, ठीक है, अर्थात पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ना, प्रायः नागफनी का तना जल संग्रह के कारण मोटा व रसदार हो जाता है, जिसके कारण इस पौधे को मरुस्थलीय स्थानों पर लंबे समय तक जीवित रहने में भी मदद मिलती है। तो नागफनी के इस व्यवस्थित रूप को पर्णाभ स्तंभ या फिल्लोक्लेट्स कहते हैं, ठीक है। तो एक नंबर पूछ ले, फिल्लोक्लेट्स कहाँ पाया जाता है, नागफनी में, जिसको ओपिंटिया कहते हैं, ठीक है। यह मरुस्थलीय पौधा है और कैक्टस के अंतर्गत है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एक दूसरे की बात करें, अगर हम चर्चा करें तो जो बी है, परभक्षण क्या है, ठीक, ये दूसरा आपका है परभक्षण। तो सिंपल, पर माने दूसरे, भक्षण माने खाना। तो जब कोई जीव, ठीक है, अपने शिकार, ठीक है, दूसरे को खा करके जीवन यापन करता है, दूसरे का भक्षण करके जीवन यापन करता है, तो ऐसे जीव को परभक्षी कहते हैं और इस क्रिया को परभक्षण कहते हैं। लिखेंगे कैसे, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। वे जीव जो अपने जीवित शिकार पर पोषित होता है या जीवित शिकार से पोषण प्रदान करता है, पोषित होता है, तो उसे परभक्षी कहते हैं, परभक्षी कहते हैं,
तथा इस क्रिया को परभक्षण कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? परभक्षण कहते हैं। ठीक है, कि ऐसा जीव जो अपने जीवित शिकार पर क्या हो, रह करके पोषण प्रदान करे, जीवन यापन करे। ठीक है, तो ऐसे जीव को परभक्षी कहते हैं और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परभक्षण कहते हैं। ठीक है, अर्थात प्रीडेशन कहते हैं, प्रीडेशन कहते हैं। ठीक है, ये नोट करो। फिर हम चलते हैं जलोद्भिद पौधे के बारे में बताने के लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, जैसे सभी शाकाहारी जीव। ठीक है, शाकाहारी जीव जैसे हिरन क्या है? शाकाहारी है। खरगोश क्या है? शाकाहारी है। तो ये जीव क्या करते हैं? जैसे घास है तो घास भी जीव है, तो ये उस पर रह करके जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, सभी शाकाहारी जीव पौधे को खाकर या भक्षण करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया, परभक्षण। तो नोट कर लीजिए। चलते हैं जलोद्भिद पौधे के बारे में पढ़ने। तो आइए देखिए जलोद्भिद पौधे क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको मरुद्भिद पौधे के बारे में बताया था, ठीक वैसे ही जलोद्भिद होते हैं। ठीक है, इसका संविच्छेद करें, जल उद्भिद, अर्थात ऐसे पौधे जो जल में उद्भिद हों, अर्थात जल में पाए जाते हों, उन्हें जलोद्भिद पौधे कहते हैं। ठीक है, और ऐसे पौधे जल की अनुपस्थिति में क्या होते हैं? मर जाते हैं। जैसे आपने जलकुंभी का नाम सुना होगा। ठीक है, हाइड्रिला का नाम सुना होगा, समुद्र शोक का नाम सुना होगा, वैलिशनेरिया, ये सब क्या हैं? सब के सब कुएबेरा, ये सब क्या है? जलोद्भिद पौधे होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, सिंपल सा लिखेंगे कि जल में उत्पन्न होने वाले पौधे को ये जलोद्भिद पौधे कहते हैं। ठीक है, जलोद्भिद पौधे कहते हैं। सिंपल सा, जैसे जलकुंभी आप कह सकते हो, जलकुंभी, इसे आतंकवादी भी कहा जाता है, तालाब का आतंकवादी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जलकुंभी जब किसी तालाब में एक जलकुंभी होती है, कुछ ही समय में पूरे तालाब को क्या करती है? घेर लेती है, आतंकवाद की तरह। ठीक है, तो और अपने आगे किसी अन्य प्लांट को उगने नहीं देती है। ठीक है, जब जलकुंभी और वैलिशनेरिया, ठीक है, जलकुंभी, वैलिशनेरिया, समुद्र शोक और हाइड्रिला ETC, ये सब क्या हैं? जलोद्भिद पौधे के उदाहरण है। ठीक है, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जलोद्भिद पौधे क्या हैं? 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, या 2 जलोद्भिद पौधे के नाम बताइए। तो गाइज ये क्लियर हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ और अंतिम चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू।